और जैसा कि क्रैश कोर्स में बच्चों हम लोगों का आज का लेक्चर नंबर है 14, जो कि ऑब्जेक्टिव क्लास है। ठीक है, तो चैप्टर 3 का कंप्लीट प्यारे बच्चों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। प्यारे साथियों, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने हर वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखना, क्रैश कोर्स एक तरह का उन बच्चों के लिए रिवीजन है जो बच्चे फुल कोर्स से अच्छे से पढ़ाई किए हैं। जो बच्चे क्रैश कोर्स को सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक बात विश्वास मानिए कि टारगेट बोर्ड की टीम से आप जुड़े हैं, आप परिवार अपना टारगेट बोर्ड है, तो बच्चों आपको भरोसा यह दिखाना होगा और कुछ उसके बताए गए नियमों पर काम करना होगा। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आप जो क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं उसे लगातार बस पढ़ते जाइए, लिखते जाइए और कुछ भी अनावश्यक बातों पर ध्यान मत दीजिए। जैसे ही हम लोगों का क्रैश कोर्स दिसंबर में खत्म होगा, लास्ट दिसंबर, वैसे ही जनवरी में हम आपकी भरपूर तैयारी करा देंगे, भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे, गेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग चाहे फुल कोर्स से जुड़े हो चाहे क्रैश कोर्स से जुड़े हो, बच्चों हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, साथ बस ना छोड़िए, एक एक क्लास करिए। अगर क्लास मिस करते हैं तो इसमें गलती आपकी है। ठीक है, तो क्लास को आगे बच्चों कंटिन्यू करें, क्लास को आगे कंटिन्यू करें। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, आज छापने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आज छापने के लिए बच्चों नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज छापने को नहीं मिलेगा। सर आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं बच्चों तो ये 40 ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्वेश्चन है। क्रैश कोर्स के भीतर में बहुत ऑब्जेक्टिव की संख्या को क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूं कि भैया 70 या 100 या 200 150 ऐसा एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं लेकर के आ रहा हूं। अगर कोई चैप्टर उठा रहा हूं तो उसमें वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी लोग तैयार हो मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करने के लिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग माय डियर ऑल, लव यू सो मच बच्चों। सर बाल खड़े रखिए। आप लोग बिना मतलब कुछ भी, हर एक सलाह आप लोग से मिलती है। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? तो बाबू धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए धारा घनत्व की परिभाषा बताई गई थी, J = I अपान में A। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका प्यारे बच्चों सूत्र जो है J = I अपान में A। पहला प्रश्न जो है उसका बी ऑप्शन सही होगा, पहले का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है सर, विवेक सर की तबीयत कैसे? विवेक सर की तबीयत अच्छी है, आज वो घर से अपने निकलने वाले हैं शाम में ही, अर्थात आपके कल से जो क्लासेस होंगी वो होंगी। ठीक है, जैसे ही सर स्टूडियो पे आते हैं आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, परेशान नहीं होंगे। निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है? गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो भैया म्यू = VD अपान में E। किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? हम गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं। म्यू = VD अपान में E। बच्चों इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आया? दूसरे का ए भर दिए हो, गजब। ए ऑप्शन में एक एक बच्चे ने भर दिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सत्य है? इन प्रश्नों में जैसे थोड़ा सा इस प्रकार लिखे होते हैं ना तो आपको घबराहट होती है। बच्चों एक वाट लिखा हुआ है, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है बबुआ, शक्ति का मात्रक है वाट, शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का क्या मात्रक है? वाट है, और वाट शक्ति का मात्रक है बच्चों। P बराबर होता है W अपान में T। W को हम लोग मात्रक, कार्य का मात्रक जूल कहते हैं, और T समय का मात्रक सेकंड कहते हैं। जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या इसे ही बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति सेकंड, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या इसे ही हम लोग जूल सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अगर जूल सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं तो 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड इनवर्स। बच्चों ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आया? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न ये रहा, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है? अच्छा, कार्बन प्रतिरोध के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या इस चैप्टर में मैं नहीं कर सका, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके लिए आप लोग याद रखेंगे कार्बन प्रतिरोध के लिए बच्चों बी रॉय। कितने बच्चों को याद है? ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, और गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर
नेकलेस। आपसे अगर बच्चों प्रश्न पूछता है, आपसे अगर प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कलर के कोड पूछता है, कार्बन प्रतिरोध के। तो आप लोगों को याद होगा कि ब्लैक ब्राउन, याद रख लेना ये, है ना, काला भूरा और लाल, ब्लैक ब्राउन रेड। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। फिर ये गुणांक के लिए होता है 10 की घात 1, और ये गुणांक के लिए होता है 20, 40, इनका गुणांक लेते हैं, वो अलग है। इन कलर को तो भूल जाओ, आप इनके कलर कोड याद रखो। तो बच्चों यहां पर ये ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है नीले रंग के लिए, तो ये ब्लैक ब्राउन है, बी का मतलब यहां ब्लैक ब्राउन, बी और कहां है, ये है बॉय। तो बॉय मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला। इसका कौन सा ऑप्शन सही दिखा है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। तो ये जो बी आपको बॉय दिख रहा है ये ब्लू के लिए है, ठीक है, ब्लू के लिए। याद रहेगा किसी को अभी दिक्कत? अच्छा सर ये येलो और फिर ये ग्रे है, नहीं ये ग्रीन है बच्चों, ये ग्रीन है। और यहां पर ये वाला जी क्या है, ये ग्रे है, ठीक है, ये ग्रे है। याद रहेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? अच्छा इसको यहां पर ये याद रहेगा ना, बी रॉय ग्रेट बॉय, मैंने कहा था बहादुर बच्चा, वेरी गुड वाइफ मतलब उसको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, याद रहेगा ना। हाँ, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो याद रखो Q बराबर आई टी। तो आई धारा का मात्रक एम्पियर है ना, और टी समय का मात्रक घंटा HR हो सकता है। अर्थात ये जो है ये आवेश का मात्रक है बच्चों। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है? तो संरक्षित रहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है सिग्मा आई इक्वल टू 0। मतलब किसी भी संधि में आने वाली, किसी भी संधि में, मान लो ये संधि है, संधि का मतलब कोई ऐसा बिंदु जहां पर कई दिशाओं से धारा आ रही है, एक इस दिशा से धारा आ रही है, एक इस दिशा से आ रही है, कई दिशाओं से धारा आ रही, कई दिशाओं में धारा जा भी रही है, कई दिशाओं में धारा जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, ये संधि ओ है। तो हम कहते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग I1 I2 आ रही हैं, और I3 I4 I5 ये संधि से दूर जा रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। I3 प्लस I4 प्लस I5 इन सभी के योग के बराबर होता है। संधि में मिलने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात प्यारे बच्चों ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। वीडियो रुक गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो बच्चों, आवेश संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विद्युत धारा के लिए कौन सही है? V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम ही तो सही है विद्युत धारा के लिए, ओम का नियम, ए ऑप्शन। विद्युत धारा के लिए कौन सही है? तो V इक्वल टू आई आर, ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, बहुत अच्छा मात्रक है बच्चों, P बराबर होता है W अपान में T। यहां पूछ रहे हैं 1 किलोवाट घंटा मतलब T बच्चों इसके गुणा में है, अर्थात W बराबर PT। तो बच्चों यहां पर जो शक्ति है उसको वाट में ना माप करके किलोवाट में मापा गया है। किसमें मापा गया है? किलोवाट में। तो ये देखो यहां पर KW आपको लिखा हुआ मिलेगा। T मतलब बच्चों समय है जिसे हम घंटा में माप रहे हैं, समय। T क्या है? समय है ना, इसको घंटा में माप रहे हैं तो इसको हम H से लिख रहे हैं। यहां पर देख सकते हो स्मॉल h लिखा हुआ, तो स्मॉल h लिख लो, कोई बात नहीं। तो किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक हुआ? कार्य का। तो इसे हम जूल भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो यहां पर जूल मात्रक में ही लिखी हुई है सारी वैल्यू, किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10 की घात 6 कहां पर है? डी ऑप्शन में ही है। ये याद रखने वाला मान है कि इसके बराबर होता है 3.6 × 10 की घात 6 जूल। ये कैसे आया? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, उनको परिवर्तित करके बदल करके हम इसे जूल में बदल सकते हैं। इनको हम जूल में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में कितने सेकंड आप निकाल सकते हो अच्छे से। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 का गुणा 60 से होगा तो 3600 आएगा, लेकिन 1000 उनका गुणा। 1 किलोवाट में कितने वाट? 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है। कितने वाट? 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड? तो 60 × 60, 60 × 60। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतने सेकंड हो जाएंगे। तो ये वाट, अब ये आ जाएगा 3600 सेकंड।
3600 सेकेंड। अगर हमें इसे मात्रक को किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है तो 1000 वाट और 3600 सेकेंड इनका मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 3 0 5 0 हो जाएगा, लेकिन एक अंक बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो 3.6 × 10 की घात 6 जूल बना लेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सफेद रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? अब इसके लिए मैं देखो यहां पर पहले आपको लिख के बता चुका हूं, इसलिए मैं वहीं पहुंचता हूं। वेरी गुड वाइफ। वाइफ का मतलब बच्चों यही है व्हाइट। व्हाइट मतलब सफेद रंग। भाई गोरी अच्छी सुंदर पत्नी आपको मिलेगी अगर आप बहादुर बच्चे हैं तो ग्रेट बॉय है ना। कोई भी बहादुर लड़का है, सरकारी नौकरी है उसके पास, सबसे बड़ी चीज तो आजकल का सबसे बड़ा भ्रम तो यही बन गया है ना। तो बच्चों व्हाइट मतलब सफेद, और सफेद रंग का कलर कोड कितना है? 9। इसलिए यहां पर क्या होगा? हाँ, सफेद रंग के लिए कलर कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको दे करके ये चीज समझा दी, इसको याद रखो। पीबी रॉय एक नाम का लड़का है जो कि ग्रेट बॉय है, बहादुर लड़का है। वेरी गुड वाइफ, अब बहादुर लड़का है उसको सुंदर पत्नी मिलेगी, उसके पास सरकारी नौकरी है, इसलिए, है ना, आजकल के समाज का भ्रम। तो वेरी गुड वाइफ, ये कलर कोड याद रखने का बहुत सिंपल और साधारण सा तरीका, जिससे आप याद रखोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ओके सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप क्रम बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध। बच्चों अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो एक बात याद रखो, प्रतिरोध भी बढ़ता है। धातु मतलब धातु का अर्थ हुआ चालक, और अगर बात चालकों की हो रही है तो अगर चालक में हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। इस बात का उल्लेख मैंने प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है तभी बता दिया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों कि R इक्वल टू ml/A/NE² इंटू टाउ, और जब ताप बढ़ाते हैं तो टाउ का मान घट जाता है, श्रांति काल का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि अनुगमन वेग का मान बढ़ जाता है, और अनुगमन वेग जो होता है वो बच्चों क्या? ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इस आधार पर आप लोगों को मैंने बताया था, सिखाया था, याद होगा। तो बच्चों ताप क्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा है। अब बताइए, विद्युत धारा तो एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? मैंने बता रखा है भैया, आप लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बताओ, विद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? गुरुजी विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता। बी, विद्युत धारा घनत्व है। जे के बारे में पूछ रहे हैं, जे बराबर I/A। मैंने कहा था विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होती है? तो धारा की दिशा में, जहां जहां से धारा होकर के जाएगी वहां उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि बच्चों यह सदिश योग के नियमों का पालन करता है? नहीं करता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा विद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो क्यों अदिश राशि है? क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। जी गुरुजी, याद रहेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यदि रो विशिष्ट प्रतिरोध तथा टाउ शिथिलन समय है, मतलब वही श्रांति काल है, तब रो इक्वल टू ml/A/NE² इंटू टाउ। तो ml हट गया, a हट गया, क्योंकि रो की वैल्यू हम बता रखे R प्रतिरोध। भैया रो बराबर होता है RA/L, है ना, और R इक्वल टू आप लोग जानते हो ml/A/NE² इंटू टाउ होता है। अब रो बराबर बताना है, तो यहां पर देखो रो बराबर RA/L होता है। तो यहां से देखो ml और अपान में A गायब है, A/L। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो A/L की वैल्यू है वो बटे में करके लिख दी गई है, हटा दिया गया है मान। यहां पर R की वैल्यू रो की जगह पर A/L ऑलरेडी भाग दे करके निकाला गया है। तो जब भाग दे करके वैल्यू निकाला गया है तो यहां से AL हट गया, ml/A/NE² इंटू टाउ। ये रो का मान बिल्कुल सही है। ठीक है, रो का मान ये लिख सकते हैं। समझ में आया? जी गुरुजी। अरे ऑलरेडी नहीं तो 2 बार नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू RA/L। ये भी लिख दे रहा हूं तो याद रहेगा। नेक्स्ट, ये वाला सूत्र हटा देने, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। नेक्स्ट, अनुगमन वेग BD तथा टाउ शिथिलन समय संबंधित है।
VD इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, VD इज इक्वल टू अनुगमन वेग, VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m इंटू टाउ। सर ये तो सीखे थे। ऋणावेश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बच्चों यहां पर विद्युत क्षेत्र को देखो सदिश रूप में दिखाया गया। जब सदिश रूप में दिखाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कौन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होता है ना उसके विपरीत दिशा में ये दौड़ते हैं। तो बच्चों ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही सूत्र लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही सूत्र संबंधित है। समझ में आया? 15 का ए ऑप्शन। विभवांतर बल का एसआई मात्रक है। अरे भैया विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। बच्चे को पता है। एकदम सरल सवाल सर दे रहे हैं, इतने हलवा टाइप के सवाल ले आए सर, मन नहीं लग रहा है ना। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर मतलब धारा। अब देखो आई बराबर बच्चों होता है क्यू बाई टी। तो एक एम्पियर बात कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। सही है, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। फिर वही आ गया बी रॉय। कितना? तो 0 1 2, यही है रेड। 2 कलर 2 होता है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। नेक्स्ट, एक पूरे सेल, यहां पूरे होगा, पूरे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। गजब बात है। इन्होंने कहा एक सेल का जो है वो विद्युत वाहक बल E बराबर 1.5 वोल्ट है। और कोई भी सेल है बना ले रहे हैं, ये लो आपके सामने हम सेल का निर्माण ही कर दे रहे हैं। मैंने कहा था कंप्लीट सेल जो बनता है वो ये होता है। सेल का प्रतीक चिन्ह बच्चों ये होता है, ये प्लस ये माइनस, ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का विद्युत वाहक बल E। तो यहां सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट दिया गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 0.5 ओम दिया गया। कहा है कि यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है, इसके माध्यम से हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया बच्चों, जो जिसका मान है R। ठीक है, इसमें यह कितनी धारा भेजता है? तो I बराबर 1 एम्पियर की धारा भेजता है। I बराबर 1 एम्पियर की धारा भेजता है। तो हमसे पूछ रहे हैं तो सेल का विभवांतर क्या होगा? ये मान है। तो हम लोगों ने कहा था कि जब सेल धारा देता है तो एक सूत्र याद रखना, जब सेल धारा भेजता है, अगर सेल धारा लेगा तो दूसरा सूत्र होगा, और अगर सेल धारा भेजेगा तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये सूत्र लगाएंगे। विभवांतर V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस I की वैल्यू कितनी है? 1 है, गुणे R की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 1.5 V इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.5 में 1 का गुणा होगा तो 0.5 ही रहेगा। 1.5 में 0.5 घटेगा तो 1 ही आएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। V बराबर 1 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। मैंने कहा था सेल का विद्युत वाहक बल स्थायी रहता है, विभवांतर बदल सकता है। अभी भी विभवांतर 1 वोल्ट अगर सेल से दिखा रहा है, अगर मैं यहां पर प्रतिरोध का मान बदल दूं तो विभवांतर बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन विद्युत वाहक बल हमेशा 1.5 वोल्ट रहेगा। बात समझ में आई? याद रखना। नेक्स्ट, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? मतलब समान प्रकार के प्रतिरोध हैं n प्रतिरोध जो है समान प्रकार के हैं, सभी का मान n है। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं n प्लस n प्लस n प्लस n ऐसे करके, तो उनका जो मान है वो n है। देखो, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों, बहुत सारे प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में, ठीक है, हमने मान लिया n मान आता है, और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 1 में n प्लस 1 में n प्लस 1 में n प्लस 1 में n। ये तो n प्लस n प्लस n प्लस n, n बार n है तो n स्क्वायर हो जाएगा। और जो है तो वो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे। हमसे यही तो कहा है कि श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध है ना। नहीं समझ में आ रहा है? RS बराबर क्या होता है? n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n एंड सो ऑन। कितनी बार? तो n टाइम, यही तो बोलेंगे n टाइम। इनका अनुपात निकालना है, पैरेलल, सभी समान हैं। 1 में n प्लस 1 में n प्लस 1 में n प्लस एंड सो ऑन। कितने टाइम? n टाइम। कहा है कि n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। इनका क्या निकालना है? कुल अनुपात निकालना है। तो बच्चों RS बटे RP, ध्यान से देखना। अगर n प्लस n प्लस जैसे आपको मैं कहूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n बार, तो आप क्या कहते हो? 3n। यही तो कहते हो। अगर कह दिया जाए 3 प्लस 3 कितनी बार आया है? कितनी बार गुणा किए हो? 3 प्लस 3 2 बार, तो 3 गुणे 2। अगर कह दिया जाए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 बार किया जाएगा, तो 3 गुणे क्या कहोगे? 4। तो श्रेणी क्रम में अगर
सभी का मान n है, यहां बोला है कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को। तो भैया अगर हम सभी का मान n समान माने और उनको n टाइम जोड़ रहे हैं तो मतलब n इंटू n बटे में, ये 1/n तो अपान में तो n है, लेकिन कितनी बार n टाइम है तो n/n। यहां पर देखें बवाल मचा, n से n कैंसिल आउट हुआ, बराबर में आया n² बटे में 1, n² बटे में 1। भैया ए ऑप्शन हुआ बिल्कुल सही है, अर्थात यहां पर सही जवाब होगा n²। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? 20 का n², बी ऑप्शन नहीं सही होगा भैया, n², ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल की विमा है। आप विद्युत वाहक बल का सूत्र तो सभी को पता है, E बराबर W/Q। भैया W की विमा ml2T-2, कोई बात नहीं, Q आवेश की विमा AT होती है, ये तो याद रखने वाली बात है। M लिख दिए, और कहीं दिख रहा है M? नहीं ना, ठीक छोड़ो। L2 और कहीं L दिख रहा है? नहीं, तो L2 लिख लो। T-2 और कहीं दिख रहा है T? हाँ ये दिखा, ये T की पावर में 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो T की पावर -1 ऊपर जाएगा, तो इस -2 से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ T की पावर 1 प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा, -2 और -1 -3 बन जाएगा, तो T की पावर -3 लिख देंगे, क्योंकि विमा को हमेशा अंश में ही लिखा जाता है। ए देखो और कहीं है, एक ही है ये यहाँ, तो A की पावर 1 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो A की पावर -1। बच्चों यही विमा हो जाएगी। जरा ऑप्शन में देखो कौन से, ml2T-3, ए कहीं दिख ही नहीं रहा सर, ये तो ए जो हम लिखे हैं, क्योंकि Q बराबर बच्चों होता है IT, धारा Q का मान क्या होता है? IT। अब ये I धारा के पदों में, तो I के मान में लिख लो, लेकिन खबरदार बच्चों ए भी बहुत जगह अभी आगे मिलेगा प्रश्न में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत जगह पर ए लिखा रहता है, इसलिए घबराओ नहीं। यहां पर आप लिख सकते हो या I-1। ठीक है, तो I-1 कहां है? ml2T-3 I-1, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई घटाने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने से। बताइए, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, हम भी आगे बढ़ जाएं। हाँ जल्दी से बता दीजिए भैया। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध R जो है वो अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध के है। प्रतिरोध अगर तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा। भैया ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। औछार कर दियो आप लोग, ए ऑप्शन 99 बच्चे ए ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं, 1-2 बच्चे बी ऑप्शन दिखा है। नेक्स्ट, ओम का नियम पालन करता है। ओम का नियम क्या? अर्धचालक और चालक दोनों? नहीं भैया, केवल चालक ओम के नियम का पालन करता है, अर्धचालक नहीं पालन करता। तो ओम का नियम केवल चालक पालन करता है। नेक्स्ट, किरचॉफ जंक्शन नियम किस संरक्षण पर आधारित है? अभी बताए थे, आवेश संरक्षण पर आधारित है। संधि का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ये सभी को पता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, सी। देखो कुछ ही प्रश्न हल करने वाले हैं, सभी प्रश्न हल करने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ ही प्रश्न हल करने वाले हैं, क्लियर? कुछ ही प्रश्न बच्चों हल करने वाले हैं, सभी प्रश्न हल करने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो प्रतिरोधकता अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है तो बच्चों तापक्रम पर ही वो बात निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता तापक्रम पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की विमा कितनी होती है? भैया जल्दी बता दो। R=V/I, ये आप लोग को ही बताना है, होमवर्क है। आप लोग जो भी इसमें बताओगे वो मुझे स्वीकार होगा। मैंने एक विमा पूरी अच्छे से हल करके बता दी, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, तैयार रहना, इसका जवाब देना। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। क्यों? क्योंकि ρ=RA/L होता है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा क्या होती है? अब जिसको इसकी विमा आ जाएगी, प्रतिरोध की विमा, R=V/I। भैया निकाल ही दे हम V/I की विमा। V विभव की विमा, W/Q, और I है तो I। अब W की विमा सभी को याद है, कार्य की विमा है ml2T-2। Q की विमा AT, तो AT, और इंटू I के लिए A। भाई धारा की विमा क्या होती? केवल A। चलो लिखते हैं ml2T-2, और ये माइनस बन जाएगा तो -3A2, तो हो जाएगा ऊपर -2A-2, ये हो जाएगा ml2T-3A-2, ml2T-3A-2। ए ऑप्शन ही देखो, यहां पर देखो क्या I है, यहां तो A लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप A और I दोनों पदों के रूप में याद रखो। याद करने से बेहतर है इस तरह से हल करके निकालना सीखो कि कैसे विमा हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध या, अब इसको तो आप लोग हल करो। ठीक है,
ये आप लोग ही हल करोगे। L3 सॉरी ये तो हो बता ही दिए, ये वाला L3 हो जाएगा ML3 T-3 A-2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बताओ, ये आपका होमवर्क है लेकिन हल करना मैं चाहूंगा कि आप हल करें। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं बच्चों। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर औसत प्रतिरोध सुनना ध्यान से, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का मैं लिख दे रहा हूं एक एक बात, मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहता, और जो एग्जाम वाले परेशान करेंगे तो मैं क्या ही बताऊं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो 10,000 ओम से 10,000 ओम से 1,00,000 ओम तक होता है। 1,00,000 ओम तक होता है, 1,00,000 ओम तक होता है। अतः औसत प्रतिरोध जो माना जाता है वो 50,000 ओम माना जाता है। ये 10,000 ओम से लेकर 1,00,000 ओम तक माना जाता है। किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है कि 1,000 ओम से कितना 10,000 ओम तक होता है मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध। आप बताओ, लेकिन ये तथ्य बच्चों गलत है। ये प्रतिरोध तब है जब मनुष्य का शरीर गीला हो, ठीक है, मनुष्य का शरीर गीला हो अर्थात जल से भीगा हुआ हो, तब बच्चों ये प्रतिरोध होता है, फिर प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो मनुष्य का शरीर ऐसे सूखा है तो फिर प्यारे बच्चों उस स्थिति में ये सही तथ्य है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम से 1,00,000 ओम तक होता है। औसत प्रतिरोध 50,000 ओम का होता है। तो ए ऑप्शन आप सही टिक करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन बैंक में हो सकता है कि 10,000 टिक करे हो तो फिर अलग बात है। अब बात समझ गए। कभी अब इस प्रश्न में तो किसी को डाउट नहीं रहेगा कि सर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। हम कभी इस प्रश्न का अगर संदेह वाला होगा तो हम 70 में भैया देखेंगे, भैया एग्जामिनर हमारा पता लगे गलत कर दे तो ऐसा है कि हम इस प्रश्न को छुएंगे ही नहीं, दूसरे 35 ऑप्शन बना लेंगे, ठीक है। तो खैर, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, सही तथ्य को आपको लिखना है, समझाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबिलिटी का एसआई इकाई है, मोबिलिटी की एसआई इकाई है म्यू इक्वल टू वीडी अपान में ई। इसकी एसआई इकाई क्या है? मीटर, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, यही है, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। बताओ जल्दी से, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है? नहीं बता रहा है। वीडी स्मॉल ई, अरे इसका सूत्र याद करो। ई देखो, वीडी की वैल्यू आई अपान में ए एन ई, आई अपान में ए एन ई, याद होगा वीडी की वैल्यू वैद्युत धारा के पदों में, क्योंकि ऊपर मात्रक एम्पियर दिख रहा है। अच्छा, एम्पियर सभी जगह दिख रहा है, मैं ऐसे नहीं कि पहला ये ऑप्शन टिक करूं, मैं तो हल करके अपने मन से हल टिक कर दिया हूं। ई की वैल्यू बच्चों न्यूटन प्रति सेकंड, एफ अपान में क्यू, ठीक है। जो इसकी बीमा वही इसकी बीमा होगी, चलो ठीक है, वही इसकी बीमा, एफ न्यूटन, आई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आई वी डी या वी डी अपान में आई अपान में ए एन ई इंटू, ओहो टाउ भी तो है, न्यूटन, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, यही होना चाहिए। क्या होता है आपके हिसाब से, क्या होगा सर? 31 का ए ऑप्शन, हाँ होगा तो यही। आप चाहो तो इस सूत्र से हल कर लो, मीटर प्रति सेकंड निकालो, इसका मीटर प्रति सेकंड निकालोगे, मीटर है ना, मीटर तो है, और ई बराबर ऐसे निकाल सकते हो। देखो अनुगमन वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ओके सर। इसका देखो ई की वैल्यू होती है एफ अपान में क्यू, होती है ना, ई बराबर एफ अपान में क्यू विद्युत क्षेत्र, तो एफ की वैल्यू न्यूटन प्रति क्यू कूलाम, कूलाम को हम एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। तो आप इस सूत्र से निकाल लो, सेकंड से सेकंड बर्बाद हो जाएगा, एम्पियर पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। हमें भैया न्यूटन हर में दिखा और किसी में हर न्यूटन नहीं दिख रहा था, तो सीधे भैया हम इसमें ई बराबर एफ अपान में क्यू गए, तो एफ कहाँ रहेगा, हर में ही रहेगा न्यूटन, तो सीधे हमने तो भैया तीर मार दिया था न्यूटन में, अर्थात ए ऑप्शन में। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक चीज देख करके ही आप उत्तर सही लगा देते हैं, ज्यादा उसमें हल करने की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही फायदा है। अगला प्रश्न आया बच्चों कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या है? प्रश्न में दिया गया है P बराबर 1000 वाट का क्या है, हीटर है, और बच्चों इसमें जो विभवांतर है वो V बराबर 230 वोल्ट है, उसका प्रतिरोध R बराबर क्या रहेगा?
अरे भैया, ए भाई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में आर करने का, यहां से आर बराबर वी स्क्वायर अपान में पी करने का, वी स्क्वायर अपान में पी करने का, वी की वैल्यू 230 गुणे 230, क्योंकि वी स्क्वायर बटे में पी की वैल्यू 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 23 गुणे 23 529 होता है बटे में 10, 529 मतलब आर बराबर 52.9 हो जाएगा ओम प्रतिरोध बच्चों। आर का 52.9 आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो शक्ति के ये सूत्र आप लोग याद रखिए, तो इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे पास 220 वोल्ट पर 40, 60, 100 वाट के 3 बल्ब हैं, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है? बच्चों प्रश्न कहा है P बराबर वी स्क्वायर अपान में आर। ध्यान से सुनो, सबके लिए V जो है वो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। पर जो बल्ब है वो इसका मान जो है वो 60, 40 मतलब 40, 60, 100 ये है। तो ये बल्ब अगर रखे जाए तो बच्चों आर बराबर ध्यान दो वी स्क्वायर अपान में पी होगा, जिसका पी हमसे क्या पूछा है? इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है? अगर कम प्रतिरोध उसका होगा जिसकी शक्ति ज्यादा होगी। अब शक्ति किसकी ज्यादा है? 100 वाट के बल्ब की ज्यादा है, तो 100 वाट कौन सा ऑप्शन होगा भैया? सी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो प्रश्न को हल करें ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जैसे, प्रश्न को हल करें ऐसे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जैसे, रटना नहीं। सर ज्यादा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन परिभाषा वाला ही रहेगा, हाँ न्यूमेरिकल भी रहेगा, परिभाषा वाला भी रहेगा। और अगर परिभाषा सारी रट लेते हो तो 20 में 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरी आप बना लोगे, इतना भरोसा है। 20 में बच्चों लगभग 12 से 14 जो होंगी वो डिफिनीशन मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, और 5 से 6 मैं कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा हल करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हल करने वाले, सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 20 में तो आपको बनाना है 10, यहाँ तो फिर भी मैं 12 और 14 बता रहा हूं, अर्थात 3-4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको बनाना तो 10 ही प्रश्न है ना। तो बहुत सरल है बच्चों, इतना प्रेशर लेके ना घूमो माइंड में कि मार एकदम परेशान हो कि सर कैसे होगा कैसे होगा। इस बात से एकदम अनजान रहो बच्चों कि आपके पास एकदम बढ़िया हथियार है, पढ़ रहे हैं सर, क्रैश कोर्स ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, सारी बातें भूल जाना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में आर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित कौन सही है? तो रो इक्वल टू आर ए अपान में एल, बाबू ए ऑप्शन सही है, आर ए अपान में एल। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में चांदी है। सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन कहा जाएगा? चांदी। नेक्स्ट, टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो आप लोगों को पता है उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अगर इसे हम 4.2 से भाग दे देंगे तो ये बच्चों कैलोरी बन जाएगी, क्योंकि अभी ये जूल में है। अभी ऊष्मा को हम जूल में मापेंगे, लेकिन 4.2 से भाग दे देंगे तो कैलोरी बन जाएगा। आई स्क्वायर आर टी बच्चों सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, इसका सी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन बॉय। आइए मैं वहां पर देख लेता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा वहां, है ना, बार बार लिखने का क्या ही फायदा जब एक बार मैंने लिख दिया है वो बात। हाँ तो ग्रीन है ना, हरे रंग का पूछा है तो हरे रंग का बच्चों 5 होगा, सी ऑप्शन। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ये आप लोग भी एक बार जरूर लिख लेना, 40 का सी। अब तो ये तो आंसर सीट है, खत्म, बस सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। देखो मैंने कहा था आपको कि 40 प्रश्न प्रैक्टिस करना है। अच्छा आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो बच्चों? मैं चाहूंगा कि आप लोग के लिए एक कुछ खास क्लास ली जाए जिसमें आप लोग अच्छी संख्या में जुड़े। 12th के सभी बच्चों के लिए परीक्षा किस प्रकार देनी है, परीक्षा किस प्रकार देनी है, कॉपी किस प्रकार लिखनी है, सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आप कमजोर महसूस करते हो बच्चों, आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा एपिसोड आपके अपने परिवार पर आने वाला है, जिसमें आप सभी को तो फायदा मिलेगा ही, आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी इससे बता सकेंगे कि आज एक बेहतरीन एपिसोड आने वाला है जिसमें
आज गुरुजी बताएंगे कि फिजिक्स में कैसे कॉपी लिखनी है, फिजिक्स में क्या क्या प्रश्न किस किस चैप्टर से महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, डेफिनेशन कैसे याद करें, लिखना कितना है। इन सभी बातों के बारे में हम आप सभी के साथ बच्चों चर्चा करेंगे। जल्द ही एक ऐसी सुनहरी क्लास का आयोजन हमारे अपने परिवार में होने वाला है। तो बच्चों टारगेट बोर्ड की टीम में आप सभी को वैसी क्लास, वैसा एपिसोड देखने को मिलेगा जब हम आप सभी को परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। वो एक क्लास अभी होगी, वो एक फिर उसके बाद 2-3 क्लासेस हम लोग उसकी और लेंगे। ना सिर्फ उसमें हम होंगे बस, बल्कि वे सभी शिक्षक मौजूद होंगे जो जिनसे आप लोग डेली पढ़ते हो। ठीक है, तो टारगेट बोर्ड में उस सुनहरी क्लास का आयोजन किया जा रहा है, उस खूबसूरत सी क्लास का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप सभी लोगों को भारी संख्या में जुड़ना है, अपना पूरा दमखम दिखाना है, एक एक बच्चे के पास शेयर करना है। उम्मीद है उस क्लास को बिहार की सबसे महत्वपूर्ण क्लास बना देंगे, क्योंकि प्यारे साथियों जब हम अस्त्र शस्त्र विद्या बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, फिर उस विद्या का प्रयोग कैसे करना है इस बात को अगर कोई सिखा दे तो सबसे बेहतरीन होता है। तो परीक्षा के लिए रण में तैयार हैं आप लोग, और उस युद्ध क्षेत्र में आप लोग का कदम पहला कैसे रखना है उस बात को हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, सभी टीचर्स, सभी शिक्षक मिलकर के। तो आप सभी को उसमें उपस्थित रहना होगा। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ढंग से उपस्थित होंगे और उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। भारी से भारी संख्या में अपने दोस्तों को बुलाएंगे। बहुत अच्छी क्लास रहेगी बच्चों, यूट्यूब पर होगी और कोशिश करते हैं किस दिन होगी, संडे को होगी। अनुमान है संडे को ही हम लोग रखते हैं, शाम में रखेंगे या दिन में होगा तो दिन में रखेंगे, जैसा भी होगा आपको शेड्यूल लगा करके बता दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज, सबसे जरूरी चीज बच्चों, आप लोग एकदम स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए कि हम पढ़े नहीं हैं, हमसे प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं। प्यारे साथियों इतना सरल बोर्ड एग्जाम है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब इसके आगे आप जाएंगे विभिन्न तैयारियों के लिए तो लगेगा कि ये तो पहाड़ आ गया है। बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न बहुत सरल है। 50% प्रश्न बनाने हैं, 50% छोड़ने हैं। बाय वन गेट वन वाला रूल है। तो बच्चों बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग सिर्फ संयम से जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए। 20 में 10 सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय बनाने हैं, 6 में 3 दीर्घ उत्तरीय बनाने हैं, 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात से परेशान ना हो कि हमसे प्रश्न नहीं बनेंगे। बच्चों आपके पास मार्किंग जो सोच रहे हो कि पास होना फेल होना, इससे तो बहुत कई गुना आगे आप प्रदर्शन करोगे। देख लेना एग्जाम हाल तक। लेकिन स्ट्रेस अगर रखोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जो पढ़ोगे वो भूलोगे ज्यादा। इसलिए मन को शांत रख करके जितनी मेहनत कर सकते हो करिए, लगातार करते रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बच्चे शुरू से मेहनत करते चले आ रहे हैं अच्छी रैंक लेने के लिए, प्यारे साथियों आप लोग वो रैंक हासिल करेंगे। 1-2 नंबर में उतार चढ़ाव सबका आता है। किसी के अगर 485 आ गए और किसी के 479 आ गए, 478 आ गए, 475 आ गए, तो वो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसके पास टैलेंट नहीं है। बच्चों 8-10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर का हेर फेर चलता रहता है। किसी के एग्जामिनर के हाथ में वैसी कॉपी आ गई होगी जिसने ज्यादा जल्दी में थोड़ा सा नंबर अच्छे करके दे दिए, बाद में वेरिफिकेशन में भी उसका ये हो गया क्योंकि ऊपर के ही 5-6 नंबरों के आसपास वाले लोगों की ही कॉपी अच्छे से वो होती है। बाकी 472 जिसका आया तो कहेंगे भैया क्या पता कि 472 485 की बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। तो प्यारे साथियों इन बातों से उदास नहीं होना। ये जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं आप प्राप्त कर लोगे। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि वो होगी कि आपके अपने जीवन में आप अपने विचारों में कितना विकास किया, आप अपने पर्सनालिटी व्यक्तित्व को कितना संवारा, लोग आपके व्यक्तित्व को कैसे जानते हैं, आपने अपनी छवि को कैसे बनाया। जीवन को सफल बनाने का उद्देश्य मात्र सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है। नौकरी आप वास्तव में अच्छी प्राप्त करोगे, चाहे प्राइवेट करो, चाहे सरकारी करो, चाहे बिजनेस करो, लेकिन आप जीवन में अगर अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आप कर्मठता आपके अंदर है, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, आप काम से मुंह नहीं चुराते, पीछे नहीं भागते, तो प्यारे साथियों आपका जीवन सफल है। सफलता का मूल मंत्र बस यही है। अगर आपके अंदर नौकरी पाना, शिक्षा प्राप्त करना उद्देश्य मात्र बन गया है तो प्यारे साथियों ये बिल्कुल भी गलत है, ये तर्क संगत नहीं है। इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना। लव यू सो मच बच्चों, मिलता हूं किसी अन्य क्लास में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए जी जान झोंक दीजिए। मिलते हैं जल्द ही। लव यू सो मच बच्चों। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।